हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट शिक्षक चैनल। तो दोस्तों, आज हम ईंधन टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हम अच्छे ईंधन की विशेषताएं, ईंधन के ज्वलन ताप के बारे में, ऊष्मीय मान के बारे में पढ़ेंगे और ईंधन के प्रकार, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, तारकोल है, चारकोल है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो होती है, भविष्य का ईंधन जिसे हम कहते हैं, इन सब के बारे में, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, मीथेन गैस जिसे गोबर गैस है, प्राकृतिक गैस कहते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ में पढ़ेंगे और अंत में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये वीडियो जो है आपके लिए सभी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा आप सेंटर के सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, और स्पेशली ये वीडियो रीट के लिए तो स्पेशली है। अगर आप रीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली ये रीट का सिलेबस सेम टू सेम है। लेकिन अगर आप इसके साथ में सी टेट की, सुपर टेट, यूपी टेट और अन्य अदर स्टेट के भी जो है टेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हम हमारे टॉपिक की ओर, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ईंधन होता क्या है। तो देखिए, वह पदार्थ जो जलने पर उच्च ऊष्मा तथा निम्न अपशिष्ट उत्पन्न करे। उच्च ऊष्मा यानी कि जो है जलने पर जल्दी से ज़्यादा ऊष्मा दे, और निम्न अपशिष्ट यानी कि लास्ट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम उत्पन्न करे, तो वो क्या होता है? ईंधन होता है। तो वह पदार्थ जो जलने पर उच्च ऊष्मा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऊष्मा मिले उससे, और तथा निम्न अपशिष्ट उत्पन्न करे, लास्ट में जो है कचरा सबसे कम निकले। जैसे कि कोयले के रूप में जो कोयले को हम जलाते हैं तो अपशिष्ट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा जो उसका थोड़ा बहुत उसका पार्ट भी बच जाता है। तो अपशिष्ट जो है सबसे कम होना चाहिए, वो होता है ईंधन। ठीक है। दूसरी इसकी जो परिभाषा है, अर्थात रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। और जब कोई भी रासायनिक प्रक्रम होता है, जब दहन होता है, अर्थात कोई भी पदार्थ जलता है तो जलने पर उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ में वो क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके वो ऊष्मा देता है। इस प्रक्रम को हम कहते हैं दहन। ठीक है। तो ये प्रक्रम दहन कहलाता है। और जो भी पदार्थ का दहन होता है, जिस भी पदार्थ जलता है, वह दाह्य कहलाता है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं ईंधन के गुण की। तो ईंधन के गुण की बात करें तो सबसे पहला जो ईंधन का गुण है वो है ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप क्या होता है? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। जैसे कि अभी मान लेते हैं हम कोयले का कोई टेम्परेचर मान लेते हैं कि वो किस टेम्परेचर पर जलना प्रारंभ करें। तो मान लीजिए कि वो रूम टेम्परेचर पर जलना प्रारंभ करता है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका ज्वलन ताप कितना हो जाएगा? कोयले का 27 डिग्री सेल्सियस उसका ज्वलन ताप माना जाएगा फिर। ठीक है। तो कोई भी पदार्थ जो है वो जिस टेम्परेचर पर जलना प्रारंभ करता है, तो हर पदार्थ के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है जलने का। जैसे कि कोयले के लिए अलग है, लकड़ी के लिए अलग टेम्परेचर होगा, सीएनजी के लिए अलग टेम्परेचर है। ठीक है। एलपीजी का अलग टेम्परेचर है जलने का। तो इन सभी का अलग अलग टेम्परेचर होता है जलने का, अर्थात ज्वलन ताप अलग अलग होता है। ठीक है। और एक अच्छा ईंधन जो होता है उसका ज्वलन ताप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि वो कम टेम्परेचर में भी जल सके, जैसे कि 10-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही वो जलना प्रारंभ कर दे। तो अच्छे जो ईंधन का ज्वलन ताप कम होना चाहिए। ठीक है। ऊष्मीय मान, ईंधन का दूसरा गुण है ऊष्मीय मान। तो ऊष्मीय मान क्या होता है कि 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? ऊष्मीय मान कहलाती है। जैसे कि 1 किलोग्राम कोयला लिया, तो कोयले के दहन करवाया हमने, तो कोयले का पूर्ण रूप से दहन हो गया, तो उससे जो ऊष्मा प्राप्त हुई, जितनी भी ऊर्जा प्राप्त हुई, उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्मीयमान कहलाएगी। वो किसकी? कोयले की ऊष्मीयमान कहलाएगी। ठीक है। अब कोयले की ऊष्मीयमान जो होती है उसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम, या फिर जो इसे किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। ये दोनों ही मात्रक इसके उपयोग में लिए जाते हैं ऊष्मीयमान को दर्शाने के लिए। कौन कौन से? या तो किलो जूल प्रति किलोग्राम या फिर किलो कैलोरी
प्रति किलोग्राम। दोनों ही मात्रक जो है ऊष्मीय मान को दर्शाने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें कि सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, तो सर्वाधिक जो ऊष्मीय मान वो होता है लिक्विड हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन का होता है, द्रवीय हाइड्रोजन का 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम में होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ईंधन के गुण की बात करी, तो यहाँ पे जो ऊष्मीय मान जो होता है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हमसे क्रम वाइज पूछ लिया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर के एक तरफ सारणी दी हुई है जिसमें एक तरफ ईंधन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके ऊष्मीय मान दिए हैं। ठीक है, तो इनसे हमें क्रम पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे कि लकड़ी है, जैव गैस है, मेथेन या सीएनजी ऑप्शन में दिए जा हुए हैं पहले प्रश्न में, और ऑप्शन में हमसे पूछ लिया जाता है कि इनके ऊष्मीय मान के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में जो है इनको व्यवस्थित करो, तो फिर हमें ऊष्मीय मान याद रखना होता है। ठीक है, तो जो गोबर के उपले हैं, गोबर के उपले का जो ऊष्मीय मान होता है वो ये सारा ऊष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम में है। ठीक है, तो गोबर के जो उपले होते हैं उनका ऊष्मीय मान जो होता है 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, इसी तरीके से लकड़ी का जो है 17000 से 22000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। कोयले का जो है 25000 से 33000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। जैव गैस का 35000 से 40000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगर आप इस सारणी को देखोगे तो शायद ये सारणी आपको जो है ऐसे कैसे 6th या 7th क्लास की साइंस की बुक में मिलेगी, और उसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा सा उसमें अव्यवस्थित था। ठीक है, तो जैव गैस का ऊष्मीय मान कितना है 35000 से 40000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल, इन तीनों का जो ऊष्मीय मान जो है 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। मेथेन और सीएनजी की बात करें तो इसका ऊष्मीय मान 50000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। एलपीजी का 55000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, और हाइड्रोजन गैस का जो है जो लिक्विड हाइड्रोजन जो होती है उसका होता है 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। आप सोचे कि कम वाला और ज़्यादा वाला याद कर लूँगा तो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि कई बार जो है अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है उनका। ठीक है, आरोही या अवरोही। ठीक है, तो हमें इनको पूरे के पूरे को ऊष्मीय मान याद करने हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, लिक्विड हाइड्रोजन का 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। और सबसे कम किसका होता है, गोबर के उपले का 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल का तीनों का एक साथ याद हो जाएगा। मेथेन, सीएनजी का याद हो जाएगा। एलपीजी का आराम से याद हो जाएगा। लकड़ी, कोयला और जैव गैस में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी याद करने में, तो उसको भी आप आराम से याद कर लेना, लेकिन ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है ऊष्मीय मान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम के रीट के लिए बहुत बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अच्छे ईंधन की विशेषताएं। तो देखिए अच्छे ईंधन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो पहली विशेषता है कि आसानी से उपलब्ध हो, उपलब्ध आसानी से होना चाहिए। जैसे कि अभी हम बात करें, हमारे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जैसे कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कोयला नहीं मिल पाता, तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कोयला मिल पाता है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ भी आजकल ग्रामीण क्षेत्र जिनमें अभी तक जो है घरों में एलपीजी नहीं पहुँची है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सारी तो योजना चली हुई है फिर भी नहीं पहुँची, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर जो अभी भी एलपीजी नहीं पहुँची है। तो आसानी से उपलब्ध हो, अच्छे ईंधन की विशेषता यही है। ठीक है, सस्ता हो, कॉस्ट कम होनी चाहिए, लागत अधिक पैसे खर्च नहीं करने पड़े। ठीक है, तो सस्ता होना चाहिए। अब जैसे कि एलपीजी के रेट जो है पर ईयर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हर साल। वायु में आसानी से जलता हूँ, जैसे कि एलपीजी जो है जल्दी जलने लग जाती है। ठीक है, तो आसानी से जल सके। ठीक है, तो अच्छे ईंधन की विशेषता है। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, तो कम जलने पर भी अधिक ऊष्मा दे रहा हो, ऐसा जो ईंधन है वो क्या है, अच्छा ईंधन माना जाएगा। जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, यानी कि धुआं नहीं छोड़ता हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़े, या पूर्ण दहन होगा तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि जहरीली होती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं छोड़े, और कुछ अपशिष्ट भी बच जाता है वो भी नहीं छोड़े, तो वो अच्छा ईंधन माना जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ईंधन के प्रकार की तरफ कि ईंधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ईंधन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और एक गैसीय ईंधन होता है।
ठीक है। तो ठोस ईंधन के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो ठोस ईंधन जैसे कि उपला ठोस है, लकड़ी, कोक, कोयला, चारकोल, नाभिकीय ईंधन और कोल, ये सभी क्या है? ठोस ईंधन है, ठीक है। और अभी हम इन सब के बारे में एक एक के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। द्रव ईंधन की बात करें तो द्रव ईंधन में आते हैं लिक्विड हाइड्रोजन आता है, पेट्रोलियम है, बेंजीन, एल्कोहल, वुडन स्प्रिट और तारपीन का तेल, ये सभी क्या है? द्रव ईंधन है, ठीक है। जो पाइनस के वृक्ष है, अब जो तारपीन का तेल जिसे हम चीड़ का तेल भी कहते हैं, तो ये पाइनस के वृक्ष से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि जो साइकस है, कई बार नाम इनके नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि पाइनस से तारपीन का तेल प्राप्त होता है या साइकस से। तो ध्यान रखना, पाइनस से तो जो है तारपीन का तेल या चीड़ का तेल प्राप्त होता है, और साइकस से चिलगोजा यानी कि साबूदाना प्राप्त होता है, ठीक है। जेट्रोपा या रतनजोत या होहोबा जोजोबा जो पादप है, इससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, बायोडीजल बनाया जाता है, जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ डीजल है। तो ये नोट जो लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। रीट और सीटेट के लिए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक लाइन इस टॉपिक की, ठीक है। और रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बाकी तो अदर एग्जाम के लिए जिसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है ईंधन, उसमें ये इम्पोर्टेंट ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन रीट और सीटेट में तो ये टॉपिक पूछा ही जाता है, रेलवे में भी पूछा ही जाता है, ठीक है। गैसीय ईंधन, तो गैसीय ईंधन में जैसे कि गैस वाले आ जाते हैं ईंधन, जैसे कि एलपीजी है, सीएनजी है, गोबर गैस है, प्राकृतिक गैस जिसे कहते हैं हम, जल गैस या वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस, कोल या कोयला गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑयल गैस। तो ये सभी क्या है? गैसीय ईंधन है। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की, कि पेट्रोलियम क्या है। तो पेट्रोलियम क्या है? एक प्रकार का जंतु जीवाश्म है। और पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो कहाँ से हुई? तो पेट्रो यानी कि चट्टान तथा ओलियम यानी कि तेल से हुई, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। पेट्रोलियम को जमीन के नीचे जो चट्टानें हैं उनसे जो है पेट्रोलियम निकालते हैं। तो पेट्रोलियम जो शब्द है वो पेट्रो यानी कि चट्टान से और ओलियम यानी कि तेल से बना हुआ है, ठीक है। अब जब समुद्र में, अब पेट्रोलियम बना तो शब्द वहां से है, पेट्रो चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति। लेकिन जो ये पेट्रोलियम पदार्थ है वो जमीन के नीचे बनता कैसे है, कहाँ से आता है? तो जब समुद्र में उपस्थित जो जीव थे, जब समुद्र में उपस्थित जो सभी जीव थे, जब वो जीव मर गए और उन पर रेत की परत चढ़ गई, रेत अथवा मिट्टी की परत जम गई, तो लाखों वर्षों के बाद में वो क्या हुए? वो जीव वायु की अनुपस्थिति में क्या हुआ? उनका प्रभाजी आसवन हो गया। वायु की अनुपस्थिति में क्या हुआ? उच्च ताप और उच्च दाब जो है मिट्टी के अंदर जनरेट हो गई, तब ये मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए, ठीक है। तो तब जाकर के जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काला रंग क्या होता है? काला होता है, इसलिए इसको काला सोना कहते हैं। रंग तो काला होता है लेकिन इससे पैसा ज़्यादा मिलता है, यानी कि बहुत महंगा होता है, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जब काला सोना है तो पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? तो विश्व में जो पहला तेल का कुआं है वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में खोदा गया था, ठीक है। पहला के तेल का कुआं विश्व में कहाँ खोदा गया? पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में खोदा गया था। जबकि भारत में पहला तेल का कुआं माकुम असम में 1867 में खोदा गया था। कहाँ खोदा गया था? माकुम असम में, भारत में पहला तेल का कुआं, ठीक है। अब जब हम पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं जिसके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इसके अलावा और जो भी विटामिन्स हैं, चारकोल है, ये सभी जो होते हैं पेट्रोलियम के अंदर होते हैं। तो इन सब को अलग करते हैं हम, जो पेट्रोलियम से जो एक एक उत्पाद जो हम अलग अलग प्राप्त करते हैं, तो पेट्रोलियम से जो उत्पाद प्राप्त करने की इस विधि को जो हम क्या कहलाती है? प्रभाजी आसवन कहलाती है। प्रभाजी आसवन में क्या करते हैं? इनको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। प्रभाजी आसवन में क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं, और गर्म करने पर जो है अलग अलग टेम्परेचर पर हमें, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और जो है
इसके अलावा सीएनजी, एलपीजी सभी गैसें जो होती हैं अलग अलग टेम्परेचर पर हमें मिलती हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम से उत्पाद प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? प्रभाजी आसवन कहलाती है। जबकि यहीं पे मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, भंजक आसवन। तो भंजक आसवन क्या होता है कि वायु की अनुपस्थिति में अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वो प्रक्रम क्या कहलाएगा? भंजक आसवन कहलाता है। ठीक है, और जिस पात्र में पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है, अब जब पेट्रोलियम पदार्थ है तो उसको ये तो नहीं कि हमने समुद्र से निकाला और सीधा ही गर्म कर दिया, तो किसी पात्र में तो रखेंगे उसको इकट्ठा। तो जिस पात्र में पेट्रोलियम पदार्थ को जो गर्म किया जाता है उसे हम प्रभाज स्तंभ कहते हैं, जो कि इस तरीके का इमेज दिखाई हुआ है, इस तरीके का जो होता है प्रभाज स्तंभ होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिलेटेड इमेज लगाई हुई है ताकि आपको देख सकें कि किस तरीके का क्या होता है। ठीक है, और जब पेट्रोलियम पदार्थ से जो विभिन्न संघटक हैं, यानी कि पेट्रोलियम के अंदर जो पेट्रोल है, डीजल है, बिटुमेंस है, एलपीजी है, सीएनजी है, इन सभी को जो अलग अलग कर दिया जाए, तो अलग अलग करने का जो प्रक्रम है, पृथक करने का प्रक्रम है, इसको कहते हैं हम परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। ठीक है, और जो पेट्रोलियम संघटक है, जो उत्पाद है, वो देखिए कौन कौन से टेम्परेचर पर अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं। तो एलपीजी जो होती है वो सबसे लो टेम्परेचर पर हमें मिल जाती है, यानी कि जब पेट्रोलियम पदार्थ जो समुद्र के अंदर से निकाल लिया गया, उसके बाद प्रभाज स्तंभ के अंदर जब हमने पेट्रोलियम पदार्थ को गर्म किया तो सबसे पहले गर्म करने पर हमें क्या मिल गई? निम्न ताप पे वो एलपीजी मिल गई। ठीक है, उसके बाद जो पेट्रोल मिला, पेट्रोल जो है 30 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें मिल जाता है। ठीक है, फिर जो है आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए एक नेफ्ता, जो कि 8वें नंबर पर नेफ्ता गैसोलीन या गैसोहोल, जो कि 120 से 180 डिग्री सेल्सियस पर मिल जाता है तीसरे नंबर पर। फिर जो है मिट्टी का तेल या केरोसिन जो होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है। डीजल जो होता है वो 240 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है। इसके बाद हमें स्नेहा का है, पैराफिन, मोम है, और बिटुमेंस यानी कि डामर जो है हमें लास्ट में मिलता है। ठीक है, तो ये जब भी जो सभी के साथ में मैंने जो टेम्परेचर बताए हुए कि कौन से टेम्परेचर पर जो है कौन सा पेट्रोलियम जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन से टेम्परेचर पर कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद जो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो एलपीजी जो होती है सबसे लो टेम्परेचर पर, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस के से नीचे जो है हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, पेट्रोल जो होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें मिलता है, प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में नेफ्ता या गैसोलीन या गैसोहोल जो होता है वो 120 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलता है। मिट्टी का तेल या केरोसिन जो होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस के मध्य प्राप्त होता है। डीजल जो है 240 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस पर हमें प्राप्त होता है। स्नेहक तेल इसके बाद प्राप्त होता है, और फिर पैराफिन, मोम और तारकोल या डामर जो है ये हमें लास्ट में प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम एक एक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक एक पेट्रोलियम उत्पाद के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम एलपीजी को पढ़ते हैं। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब एलपीजी का पूरा नाम जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, तो एलपीजी के बारे में सबसे पहले हम बात करें तो एलपीजी बनते किन किन से है, यानी कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी का मुख्य घटक जो है ब्यूटेन, जिसका सूत्र है C4H10, और प्रोपेन से C3H8 से। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो गए? प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों से मिलकर के जो है एलपीजी बनती है। ठीक है, अब जो एलपीजी होता है, एलपीजी जो गैस होती है ये कैसी होती है? रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता, कलर नहीं होता। गंधहीन होती है, यानी कि इसमें कोई गंध नहीं आती। अब आप कहेंगे कि सर इसमें गंध तो आती है, अभी सुने आप, गंध के लिए इसमें एक अलग से एक पदार्थ मिलाया जाता है। ठीक है, गंधहीन होती है तथा अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, क्योंकि जैसे ही एलपीजी गैस जो होती है हम बर्नर गैस चालू करते हैं, जब हम जो चूल्हा जलाते हैं तो तुरंत से उसमें चलने लग जाती है, क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, अब इसमें गंध नहीं आती, गंधहीन बहुत बताया मैंने आपको। तो एलपीजी में गंध के लिए एक एथिल मरकप्टेन जो
सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो इसके अंदर मिलाया जाता है। तो एथिल मरकप्टेन यानी कि C2H5SH या फिर जो होता है थायोल मिलाया जाता है। सल्फर का यौगिक इसके अंदर मिलाते हैं जिससे गंध आ जाती है और हमें पता लग जाता है कि गैस जो वह क्या हो रही है, लीकेज हो रही है। तब जाकर के हमें गंध आती है और जिससे पता लगता है कि गैस क्या हुई है, लीकेज हो रही है। ठीक है, इसमें कोई गंध नहीं होती प्रोपेन और ब्यूटेन में, यानी कि एलपीजी गैस के अंदर जो है गंध नहीं होती। लेकिन गंध के लिए इसमें एथिल मरकप्टेन या फिर थायोल जो सल्फर का यौगिक है वो इसके अंदर मिलाते हैं। ठीक है, अब एलपीजी का उपयोग किस में करते हैं, तो इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा इसका उपयोग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एलपीजी के बारे में। बढ़ते हैं आगे पेट्रोल के बारे में कि पेट्रोल का तो पेट्रोल जो है इसका मुख्य घटक क्या है, तो सबसे पहले तो इसका मुख्य घटक हेक्सेन और ऑक्टेन होता है। तो हेक्सेन C6H14 होता है, H14, और ऑक्टेन जो होता है C8 और H जो है 18 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्वथनांक जो होता है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस होता है। और पेट्रोल हमें कितने टेम्परेचर पर मिलता है, 30 डिग्री सेल्सियस से नहीं, 180 से, हाँ 30 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस पे हमें पेट्रोल प्राप्त होता है। ठीक है, पेट्रोल की शुद्धता जो होती है वो किस में मापी जाती है, ऑक्टेन संख्या में मापी जाती है। ऑक्टेन एक संख्या है जिसमें पेट्रोल को मापते हैं। जैसे कि हमें अभी शॉप से किसी पदार्थ को लेके आते हैं, लाइक जैसे चीनी लाए तो किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो ऐसे ही जो है पेट्रोल की शुद्धता मापने का एक क्या है, ऑक्टेन संख्या निर्धारित की गई है। ठीक है, मात्रक है। अब पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन संख्या मापते हैं। तो एथोन, तो पेट्रोल कितना शुद्ध है या नहीं वो किससे मापते हैं, ऑक्टेन में मापते हैं। अब एथोनॉल की मात्रा अगर हम मिला दें तो ऑक्टेन संख्या का मान बढ़ जाता है। जैसे कि वर्तमान में जो है ईंधन में कर दिया गया है, E20 जो है वाहनों में उपयोग किया जाता है, मतलब कि 20% एथेनॉल युक्त जो है पेट्रोल का उपयोग करना है। तो उसमें क्या मिला दिया, एथेनॉल। तो एथेनॉल की मात्रा मिलाने पर क्या बढ़ गई, ऑक्टेन संख्या का मान बढ़ गया। तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल क्या दिखाएगा, शुद्ध दिखाएगा। ठीक है, तो एथेनॉल की मात्रा मिला करके ऑक्टेन संख्या का मान बढ़ जाता है। ठीक है, पेट्रोल का उपयोग किस में किया जाता है, एक तो मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, और दूसरा इसको शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। शुष्क धुलाई यानी कि जैसे कि अभी आपने बाइक है आपके पास में, तो आपने सर्विस कराने गए तो वहाँ पर देखा होगा कि पेट्रोल से जो है सर्विस की जाती थी, पेट्रोल से जो है उस इंजन को धोया जाता है। वर्तमान में तो जो है बाइक से जो पेट्रोल निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो तारपीन के तेल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो पेट्रोल का उपयोग शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में करते हैं और मोटर वाहन में ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम मिट्टी के तेल। तो मिट्टी का तेल जो होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान में ईंधन के रूप में करते थे। तो स्टोव में पहले करते थे, वर्तमान में तो स्टोव के नहीं है, आजकल तो जो एलपीजी का उपयोग करने लग गए हैं। लैंप में करते थे, यानी कि पहले जो होती थी चिमनी होती थी जिनको कहते थे, छोटी छोटी जो होती है, राजस्थान में तो अभी भी है, काफ़ी जगह जगह राजस्थान में मारवाड़ साइड है, तो लालटेन भी नहीं है वर्तमान में। तो इन सब में जो मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता था, और वायुयान में ईंधन के, जेट वायुयान में ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला है डीजल। डीजल जो है इसका मुख्य घटक जो कि पेट्रोल के समान ही है, हेक्सेन और ऑक्टेन ही है। और डीजल जो है हमें 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कि पेट्रोल की शुद्धता जो है हम ऑक्टेन संख्या में मापते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर डीजल की शुद्धता जो है सीटेन संख्या में मापते हैं। ठीक है, पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन में और डीजल की शुद्धता सीटेन संख्या में मापते हैं। पेट्रोल को जो हम एथेनॉल मिला करके ऑक्टेन संख्या बढ़ाते हैं, इसी तरीके से हम एथिल नाइट्रेट मिला करके सीटेन संख्या का मान बढ़ाया जा सकता है, अर्थात शुद्धता हम जो है डीजल की बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डीजल में जो है सल्फर की उपस्थिति के कारण, डीजल में क्या होता है, सल्फर होता है, और जब सल्फर का जब दहन होता है तो सल्फर की उपस्थिति के कारण क्या होगा, दहन होगा तो लास्ट वाहन में ईंधन का दहन होगा, तो धुएं के पीछे
जो साइलेंसर से क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और ये सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाके जाएगी, जो कि हानिकारक होती है, क्योंकि ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। हमारे इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगी, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगी, और फिर क्या होगी, अम्लीय वर्षा होगी, जो कि हानिकारक होती है। ठीक है, और इस अम्लीय वर्षा के कारण जो है कि जैसे कि स्किन रोग हो जाते हैं, आंखों में जलन होने लग जाती है। ठीक है, अब अगर डीजल की बात करें कि कौन सा डीजल शुद्ध है और कौन सा डीजल अशुद्ध है, तो डीजल शुद्धता की बात करें तो डीजल में जितना कम सल्फर होगा, सल्फर की मात्रा डीजल के अंदर जितनी कम होगी, डीजल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। तो डीजल जो है यहाँ पर 3 टाइप का होता है। एक तो पहला देखिए यहाँ पर नोट के अंदर कि लो सल्फर डीजल LSD होता है, जिसके अंदर में 0.1% सल्फर होती है। ठीक है, दूसरा है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल ULSD, इसके अंदर 0.01% सल्फर होती है, और इसे सिटी डीजल या शहरी डीजल भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है ग्रीन या हरित डीजल, 0.001% सल्फर होती है इसके अंदर, और ये सबसे उच्च गुणवत्ता का डीजल होता है। लेकिन जैसे डीजल में सल्फर की मात्रा कम होती जाती है, डीजल की कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इसी वजह से जो है फिर हम उतना डीजल को जो हम खरीद नहीं पाते, यानी कि कॉस्ट में महंगा होता है। ठीक है, तो ये हो गए डीजल के जो है प्रकार, लो सल्फर डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल और ग्रीन या हरित डीजल। अब बात करते हैं कि भारत में जो है पहला बायोडीजल संयंत्र जो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लगाया गया था। तो पहला जो बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया था, भारत में काकीनाडा में लगाया गया था, आंध्र प्रदेश में, और जो भी ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लगाया गया था। अब डीजल का उपयोग किस में करते हैं, तो भारी मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में, और विद्युत प्राप्त करने के लिए जो जनरेटर हैं या जनित्र हैं, उनमें ईंधन के लिए जो हम डीजल का उपयोग करते हैं। ठीक है, पांचवा है स्नेहक तेल। तो स्नेहक तेल का उपयोग किस में करते हैं, तो जो भी भारी मशीनें होती हैं उनमें, या फिर चाहे छोटी मशीन हो, उन सभी में हम स्नेहक के रूप में करते हैं। तो जैसे कि लाइक हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, ये सभी जो किसके काम करेंगे, लुब्रिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेंट का क्या काम हो गया, लुब्रिकेशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पैराफिन मोम जो होती है, इसका उपयोग किस में करते हैं, मरहम चोट लग गई तो आपने देखा जो क्रीम व्रीम में आती हैं, उन सभी में पैराफिन मोम होता है, पैराफिन मोम होता है। मोमबत्ती के अंदर भी पैराफिन मोम होता है, और जो वैसलीन आती है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, उन सभी में क्या होती है, पैराफिन मोम आती है। ठीक है, तो इन सभी में पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। अब जब सभी जो है पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग के बाद में, सभी पेट्रोलियम पदार्थ आते प्राप्त होने के बाद में, सबसे लास्ट में जो पेट्रोलियम उत्पाद बचता है वो कौन सा है, तारकोल या डामर या बिटुमेन। तो इसका उपयोग किस में करते हैं, या तो पेंट बनाने के लिए, या फिर इसका उपयोग सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इसका उपयोग जैसे कि छत निर्माण सामग्री में, जैसे कि वो जॉइंट करते हैं, छत में सीलन आ जाती है, तो जॉइंट से जहाँ से सीलन आती है, तो जॉइंट को जो है जोड़ने के लिए इसका उपयोग, वो वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, किसका, तारकोल, डामर या बिटुमेन का। ठीक है, अगली गैस है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका पूरा नाम है। हिंदी में इसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका मुख्य घटक क्या है, इसका मुख्य घटक है CNG का मेथेन। मेथेन गैस है, CH4 इसका मुख्य घटक है। ये गैस भी, CNG भी जो है रंगीन और गंधीन गैस है। ठीक है, और यह एक प्राकृतिक गैस है, यानी कि हमें प्राकृतिक गैस क्यों है, क्योंकि इसमें गोबर गैस जो बनाते हैं हम, बायोगैस बनाते हैं, उसमें भी जो कौन सी गैस बनती है, तो मेथेन गैस बनती है। तो एक प्राकृतिक गैस है जो महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक किया जाता है, किया जाता है, और इसीलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि परिवहन किसके द्वारा हो जाता है, पाइप के द्वारा आसानी से हो जाता है इसका, जबकि LPG का जो है पाइप के द्वारा आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हरियाणा में जो है LPG का परिवहन पाइप के द्वारा किया गया है, और जहाँ पे जैसे कि घर में
प्रत्येक घर में जो है पानी का नल लगा होता है, उसी तरीके से प्रत्येक घर में जो एलपीजी का नल पहुंचा रखा है, जितनी यूज होती है उसका मीटर में बिल आ जाता है हरियाणा में। ठीक है, तो इसका भी परिवहन जो सरलतापूर्वक पाइपों द्वारा होता है, किसका, सीएनजी का। ठीक है, अब सीएनजी का उपयोग किस में होता है, तो एक तो इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु सीएनजी गैस का उपयोग होता है, दूसरा परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है और स्वच्छ ईंधन है सीएनजी। ठीक है, घरों और कारखानों में ईंधन के रूप में भी सीएनजी का उपयोग किया जा सकता है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते भी हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, मेथेन गैस का। ठीक है, अगली गैस है मेथेन गैस। तो इस मेथेन गैस को जो हम अलग अलग नामों से जानते हैं, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्र से पैदा होने के कारण इसको अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो सबसे तो ये पहले तो इसका नाम है नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस, क्योंकि प्रकृति से हमें मिल जाती है। ठीक है, दूसरे है इसका नाम है फायर डैम्प। फायर डैम्प क्यों है, क्योंकि कोयले की खान जो होती है, तो कोयले की खान में जब विस्फोट से जब अचानक विस्फोट हो जाता है, तब जो गैस बनती है वो कौन सी गैस है, मेथेन गैस होती है। तो इसीलिए इसको फायर डैम्प के नाम से जानते हैं। मार्स गैस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि दलदली क्षेत्र जो होती है, दलदली क्षेत्र जहाँ पे पैर रखते ही जो जमीन के अंदर धंस जाते हैं, तो उस दलदली क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण इसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। पंख गैस या गोबर गैस, क्योंकि गोबर गैस जो बायोगैस होती है बनाते हैं, तो उसमें भी मेथेन गैस का उत्पादन होता है, तो इसलिए इसे पंख गैस या गोबर गैस के नाम से जानते हैं। अगला, ये कहाँ से प्राप्त होती है, और सेप्टिक टैंक से निकलने वाली जो गैस होती है, या फिर वाहित मल सीवेज उपचार से निकलने वाली गैस, जो सेप्टिक टैंक से भी कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस निकलती है। ठीक है, और अनाज के भूसे के सड़ने से, अनाज का जो भूसा होता है उसके सड़ने से प्राप्त गैस भी जो कौन सी होती है, मेथेन गैस प्राप्त होती है। जीवों के मृत शरीर से भी कौन सी गैस, तो मेथेन गैस प्राप्त होती है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है प्रश्न के अंदर, जैसे कि इनमें से कोई भी तीन ऑप्शन दे दिए जाए और एक ऑप्शन में कोई और ऑप्शन दे दिए जाए, और आपसे पूछा जाए कि मेथेन गैस जो होती है किससे प्राप्त नहीं होती, तो इन सभी में से आपको याद रखना है, ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब मेथेन गैस जो होती है जलने पर धुआं रहित है, यानी कि धुआं नहीं देती और कम ऊर्जा वाली गैस है। ऊर्जा मतलब कि इससे कम ऊष्मा निकलती है, जबकि ज़्यादा ऊष्मा किससे निकलती है, एलपीजी से। और सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस जो किसका नाम से जानते हैं हम, भविष्य के ईंधन के रूप में। वर्तमान में जो अभी एक हाइड्रोजन गैस वाली जो ट्रेन भी बनाई हुई है, लेकिन वो अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई इतनी। ठीक है, तो अभी उस पर वर्क चल रहा है, कार्य चल रहा है। तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य के ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, कोल गैस या कोयला गैस। तो कोल या कोयला गैस, जो कि जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना। वीडियो का के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना कि पूरा कोयले के बारे में बताया हुआ है, जिसमें कि कोयले का उत्पादन किस तरीके से होता है, और उसमें कार्बन के अपर रूप के बारे में भी मैंने बताया है। ठीक है, तो कोल या कोयला गैस क्या होती है कि कोयले की शुष्क आसवन से प्राप्त होती है। कोयले का जब हम आसवन कराते हैं शुष्क रूप से, तब जा करके जो हमें कोल गैस प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन प्लस मेथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोकार्बन, ये क्या होते हैं, कोल गैस के घटक हैं। लेकिन सबसे जो मेन घटक जो है एग्जाम में पूछा जाए, तो वो हाइड्रोजन प्लस मेथेन और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन इसके मुख्य घटक हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में डिटेल में चला जाता है, तब ये पांचों घटक आपके साथ में प्रश्न में दे दिए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में। अगली गैस है प्रोड्यूसर या उत्पादक गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के संयोग से जो प्रोड्यूसर या उत्पादक गैस बनती है, और इसका उपयोग किया जाता है कांच उद्योग में। इसका किसका, प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस का उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है। ठीक है, वाटर गैस या जल गैस या ब्लू वाटर गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से जो वाटर गैस या जल गैस बनती है, और इसका उपयोग ईंधन में तथा हाइड्रोजन के निर्माण में इस वाटर गैस या जल गैस का उपयोग
किया जाता है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, जैसे कि पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं और जो प्राकृतिक गैस जो होती है जैसे कि मीथेन गैस, तो इससे अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं और इन उपयोगी पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जो अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, तो कौन कौन से पदार्थ हैं, तो एक तो अपमार्जक है, कृत्रिम रेशे यानी कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सभी जो होते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त किए जाते हैं। पॉलीथीन है, अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में इन सब का उपयोग किया जाता है। किसका, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का। प्राकृतिक गैस से जो प्राप्त हाइड्रोजन गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस क्या होती है, मीथेन, और जब मीथेन का दहन करते हैं तो मीथेन के दहन से हाइड्रोजन गैस मिलती है और उस हाइड्रोजन गैस का उपयोग किस में किया जाता है, उर्वरक यानी कि यूरिया के उत्पादन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पेट्रोलियम का बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है। क्या कि पेट्रोल का अलग महत्व है, वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है, डामर है, बिटुमेंस है, इन सभी का जो व्यावसायिक महत्व है, मतलब कि बड़े स्तर पर इनका उपयोग किया जाता है। और इसीलिए जो पेट्रोलियम को काला सोना या फिर द्रव सोना भी कहते हैं, क्योंकि द्रव के रूप में मिलता है इसलिए इसे द्रव सोना कहते हैं, और इसका काला कलर होता है तो इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। और सोने की तरह इसका भाव, कॉस्ट जो होती है महंगी होती है, इसीलिए इसे काला सोना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में पढ़ लिया है। अब जब हमने ईंधन के बारे में पढ़ा, तो ईंधन के बारे में पढ़े तो किसी भी पदार्थ का दहन होता है तो दहन के प्रकार भी पढ़ने जरूरी है। तो दहन होता है 3 प्रकार का, एक तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तो तीव्र दहन क्या होता है कि पदार्थ जो होता है तीव्रता के साथ में जलता है, और तीव्रता के साथ में जलेगा तो सिर्फ ऊष्मा और प्रकाश ही उत्पन्न करेगा, जैसे कि कोई गैस। ठीक है, कोई गैस के जलने पर जो ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, ठीक है, जब वो कम मात्रा में होती है तो क्योंकि गैस तुरंत से जल जाती है। दूसरा प्रकार है स्वतः दहन। स्वतः दहन में क्या होता है कि पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, जैसे कि फास्फोरस हो गया, या फिर कई बार कोयले की खानों में जो है अचानक से आग लग जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, स्वतः दहन हो जाता है। ठीक है, तीसरा है विस्फोट। विस्फोट में क्या होता है कि आकस्मिक अभिक्रिया होती है, और आकस्मिक अभिक्रिया होने से क्या होता है कि ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी निकलता है और ध्वनि भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि बड़ी मात्रा में गैस निकलती है, जैसे कि पटाखा। जब पटाखा चलता है तो पटाखे में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ध्वनि भी आती है, उससे ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब है ज्वाला के क्षेत्र। ज्वाला के क्षेत्र मतलब कि जब जैसे एक मोमबत्ती को जलाया तो मोमबत्ती के में जो हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं मोमबत्ती के, तो हमारे हाथ को जो है ताप जल्दी महसूस होता है, हमारा हाथ जल्दी जलने लगता है। लेकिन अगर हम उसके साइड में हाथ रखें मोमबत्ती के, तो हमारा हाथ जो है तीव्रता से नहीं जलता। तो वो क्यों जलता है, क्योंकि ज्वाला के क्षेत्र अलग होते हैं। तो ज्वाला का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो सबसे गर्म होता है, जबकि जो पार्श्व जो क्षेत्र होता है वो गर्म होता है। इस वजह से हमें हाथ में ताप कम जो है महसूस होता है। ठीक है, तो ज्वाला के क्षेत्र हैं, पहला है ज्योतिहीन क्षेत्र या आंतरिक ज्वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं कि आंतरिक ज्वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे अंदर वाला जो काला क्षेत्र होता है, सबसे अंदर वाला जो काला क्षेत्र वो क्या है, ज्वाला का आंतरिक ज्वाला क्षेत्र है, और ये क्या होता है, सबसे कम गर्म होता है। वहीं जो इसका मध्य वाला क्षेत्र है, जो कि दीप्त या मध्य क्षेत्र जो है वो काले रंग का है। मध्यम ज्वाला क्षेत्र जो कि कैसा है, पीले रंग का है, और ये क्या होता है, चमकीला होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन कण होते हैं, ईंधन के जो कार्बन कण हैं आंशिक रूप से जलते हैं, और इनके कारण इसमें क्षेत्र में चमकीला और पीला रंग का दिखाई देता है। तीसरा है अदीप्त या बाह्य क्षेत्र, जो कि नीले रंग का होता है, हल्के नीले रंग का। इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो वायु की ऑक्सीजन है ईंधन के संपर्क में आती है और उसका पूर्ण दहन करती है, और ये क्षेत्र सबसे गर्म होता है, बाहर वाला क्षेत्र जो ब्लू कलर का होता है, लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। और इस ज्वाला का उपयोग जो स्वर्णकार होते हैं, सोने और चांदी जैसी धातुओं को पिघलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
अब आपने इसी एग्जाम्पल से ज्वाला के क्षेत्र पढ़ने के बाद में मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि हम जो है चूल्हे में कोयला और लकड़ी जलाते हैं, तब जो उससे जो ज्वाला का कलर निकलता है वो येलो कलर का होता है, क्योंकि येलो का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा कम होता है। जबकि वही हम एलपीजी गैस का जब दहन करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का। तो उसमें क्या है, टेम्परेचर उसका क्या है, ज़्यादा है, उसका ज्वलन ताप क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ब्लू कलर में जो है ऊष्मा ज़्यादा होती है येलो कलर की तुलना में। इसीलिए जो है चूल्हे की तुलना में खाना किस पे जल्दी बनता है, गैस पर जल्दी खाना बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने हमारा यहाँ पर टॉपिक जो है समाप्त होता है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक ऊष्मीय मान जो है कैलोरीफिक वैल्यू किस ईंधन का होता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक ऊष्मीय मान हाइड्रोजन गैस का होता है। ठीक है, किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है। 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, मीथेन गैस जो होती है सीएनजी का मुख्य घटक होती है। एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है। तो एलपीजी गैस जो होती है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछा है। तो कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम का जो परिशोधन है वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो पेट्रोलियम का परिशोधन जो है प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। कई बार ऑप्शन में जो प्रभाजी आसवन नहीं दिया होता है तो उस वक्त जो हमें आसवन जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रभाजी आसवन दिया होगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, तो पेट्रोलियम का परिशोधन प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक मेथेन गैस है। ठीक है, स्वच्छ सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन कौन सा है। तो सबसे स्वच्छ ईंधन पूछा है, तो कोयला भी नहीं है, डीजल भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, प्राकृतिक गैस जो है सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है। ईंधन के पूर्ण दहन पर मुख्यतः क्या बनता है। अगर पूर्ण दहन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो कोयले के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि कोयले के बारे में फुल डिटेल वीडियो जो है पिछली वीडियो है, उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। तो कोयले का जो सबसे शुद्ध रूप है वो एंथ्रेसाइट है, जबकि सबसे खराब रूप जो है वो पीट कोयला है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र में गैस बनने की प्रक्रिया किसके कारण होती है। तो अवायवीय जीवाणु के द्वारा होती है, क्योंकि हम उसको क्या कर देते हैं, बायोगैस जब बनाते हैं तो उस को हम बिल्कुल जो है ढक देते हैं ताकि उसमें वायु भी प्रवेश ना कर सके। तो अवायवीय जीवाणु के द्वारा जो है बायोगैस बनती है। ठीक है, निम्न में से नवीकरणीय ईंधन कौन सा है। तो नवीकरणीय ईंधन कौन सा है, बायोगैस है। ठीक है, पेट्रोल में नॉकिंग कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो टेट्रा एथिल लेड का जो है उपयोग किया जाता है। कोयले के शुष्क आसवन से कौन सा पदार्थ प्राप्त नहीं होता। तो नहीं होता, कौन सा पदार्थ प्राप्त नहीं होता कोयले से। तो एलपीजी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि एलपीजी जो है पेट्रोलियम पदार्थ के आसवन से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ईंधन का ऊष्मीय मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो ईंधन का जो ऊष्मीय मान है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम में हम व्यक्त करते हैं, या फिर जो है किलो कैलोरी या प्रति किलोग्राम में हम व्यक्त करते हैं। ये दोनों इकाई होती हैं ऊष्मीय मान को व्यक्त करने की। ठीक है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख उपयोग क्या है। तो प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है केवल खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जैव ईंधन है। तो जैव ईंधन कौन सा है यहां पर। तो जैव ईंधन देखिए, एथेनॉल यहां पर जो है जैव ईंधन
हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल तो क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। अगला प्रश्न, एलपीजी जो होती है वो वायु से कैसी होती है? तो वायु से क्या होती है, भारी होती है। ठीक है। बायोगैस का उत्पादन मुख्यतः किससे किया जाता है? तो बायोगैस का उत्पादन गोबर एवं जैविक अपशिष्ट से जो है बायोगैस का उत्पादन करते हैं। निम्न में से कौन सा ईंधन जो है सर्वाधिक प्रदूषण फैलाता है? तो कोयला जो होता है वो सर्वाधिक प्रदूषण फैलाता है। अंतिम क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन बनने में लगभग कितना समय लगता है? तो लाखों वर्ष जो है जीवाश्म ईंधन को बनने में समय लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ईंधन टॉपिक को डिटेल के साथ में कवर किया है। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आपको स्पेशली रेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक जो रेलवे में भी आता है तो रेलवे के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है। इसके अलावा सुपर टेट है, यूपी टेट है, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक देखने को मिलता है। तो जिस भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये टॉपिक जो है मैंने फुल डिटेल के साथ में कवर किया है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।